हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का। ये है क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ है। मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर है 2024 से 25, यानी कि जिनका बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और आपको बता देते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव आंसर दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव आंसर दिया हुआ वो क्या सभी सही ऑप्शन है या फिर कुछ गलती है, वो भी आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको बता देते हैं दोस्तों कि किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम जल्दी आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और सारे मॉडल प्रश्न पत्र का आंसर अगर आप कमेंट करते हैं तो बहुत जल्द आप तक पहुँच जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये रहा आपका मैथ का, देख लीजिए यहाँ पर। और चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सेक्शन ए में है, और यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिसका हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका शून्य को बताना है कि इसका शून्य क्या होगा। तो इसका शून्य कि एक्स स्क्वायर माइनस 27 है, राइट, इक्वल टू 0। इसको भेज देंगे उधर तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस में 27, और स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 3√3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 3√3 हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में का कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखिए लिखा हुआ है यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये दिया हुआ 3 जगह पर ये कट कर रहा है, ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3। तो यही तो होता है जो एक्स अक्ष को कट करता है, तो 3 जगह कट कर रहा है, तो इसका शून्य का भी कितना होगा, 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। देखिए 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो बहुत सारे होते हैं, अनंत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF पूछ रहा है कि क्या होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं, इसमें कंजुगेटिव इवन नंबर मतलब होता है, जैसे कि 6 ले लिए और 8 ले लिए, ये कंजुगेटिव इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर इसका आप निकालते हैं, ठीक है, अगर इसका आप HCF निकालते हैं तो इसका जो HCF आएगा, ठीक है, ये वो 3 ही आएगा। तो ये 3 बार में कट जाएगा, सॉरी 3 करें 2 आएगा, या फिर और भी किसी नंबर को उठा के ले लीजिए, इसका भी HCF आएगा, वो 2 आएगा। तो 2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा 2 चर यानी कि 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई में रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है, कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। तो इसमें तो बहुत सारे हल होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे हल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ वाट आर द लाइन्स प्रेजेंटेड बाय इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, यानी कि असंगत समीकरण निगम आपको यहाँ पर कौन सा ड्रॉ कर रहा है, कौन सा दिखा रहा है। देखिए तो प्रतिच्छेदी तो ये संगत में आ जाता है और समपाते भी संगत में आ जाता है। ये समांतर जो होता है पैरेलल लाइन, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और यही होता है क्या, इनकंसिस्टेंट। बाकी ये दोनों आ जाता है कंसिस्टेंट में। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन से होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए इसका मूल पूछ रहा है कि इसका मूल क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शन को पुट करके देखिए और देखिए कि किसको सॉल्व करने पर 0 आ रहा है। तो अगर हम रखते हैं ऑप्शन नंबर डी को, -2 को अगर रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, इक्वेशन में अगर रखते हैं -2 को, तो क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। फिर इसको ऐसे रख दीजिए, यहाँ पर -2 गया +2। अब ये +2 और ये +4 ऐड हो जाएगा 6, और ये माइनस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा +6। तो क्या ये 0 आ रहा है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी को जब रखिएगा तो यहाँ पर रखिए तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और जब यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा -6 + 2, ये इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6 - 6 आ रहा है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव वाला में उतना आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही आप टिक मार सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्ग का योग 290 हो। तो इसमें भी आपको नहीं देखना है, आप वो देखिए कि वर्ग का योग बोला है ना, किसको इसमें से किसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे
और वो दोनों को सम करेंगे तो 290 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर यहाँ पर आप यूनिट डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या सपोज कर 13 का आप स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पर लास्ट में 0 है ना जी, 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 169, प्लस में 15 का कीजिएगा तो 225। क्या इसको ऐड करेंगे तो लास्ट वाला 0 आएगा, लास्ट वाला 0 ऐड करेंगे तो 0 लास्ट में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। चलिए इसके बाद ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं, डी में देख लेते हैं। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 13 का 169। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो आ रहा है 290, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही सही था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में देखिए, निम्न में कौन एपी में है, आपको बोल रहा है कौन सा एपी में है। तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है 2 दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है, फिर 6 आना चाहिए तब न एपी में होता, लेकिन ये 8 और 16 आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए कैंसिल होता है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर एपी में रहता है तो उसका डी यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो इसको आप अगर डिफरेंस लीजिएगा -6 और ये माइनस हो जाता है +10। ठीक है, तो यहाँ पर आपको +4 का, यहाँ भी आपको +4 का डिफरेंस मिलेगा। तो 4 का डिफरेंस है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही ऐसा है, बाकी किसी में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको बोल रहा है कि ये एपी दिया हुआ, तो 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म बताइए, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 1। डी कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटा करके तो हो जाएगा 3, और क्या निकालना है तो 18वां पद निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं a+17d, ऐसे लिख सकते हैं। ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 1 है, और डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर 3 बैठाएंगे तो 17 कितना होता है 51, तो इसको ऐड कर दीजिए हो जाएगा 52। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये तो आप क्वेश्चन देख करके ऑप्शन लगा दिए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही बोले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, क्योंकि ये आपका चैप्टर नंबर 6 में इसको कई बार आप रिविजन भी किए होंगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 12 है। इसमें देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण, देखिए समचतुर्भुज है यानी कि एक रोम्बस है, उसका विकर्ण दिया हुआ है, राइट। तो रोम्बस का तो सभी साइड क्या होता है इक्वल होता है। विकर्ण दिया हुआ है तो D1 दिया हुआ है, मान लीजिए D1 दिया 6 सेंटीमीटर और D2 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको बताना है। यहाँ से इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, उसको आप याद रखिएगा। वही फॉर्मूला आपको नहीं पता है, जिसकी वजह से आप बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ए क्या है साइड है, ठीक है। तो यही वो फॉर्मूला है जिसकी वजह से आपसे नहीं बन रहा था। तो बस अब कुछ नहीं करना, रख दीजिए। तो अगर आप इसको रखिएगा तो D1 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 6 का कितना हो जाएगा 36 प्लस D2 का स्क्वायर यानी D2 कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर। अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो कितना कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 25, और यहाँ था ए स्क्वायर तो स्क्वायर है इधर आएगा तो हो जाएगा रूट, यानी ए का वैल्यू क्या मिलेगा, ए का वैल्यू मिलेगा 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद वो जो फॉर्मूला लिखवाएं उसको आप लिख लीजिएगा ताकि याद रहे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए फ्रेंड, बात ऐसा है कि क्लास 10th में पहले जैसा नहीं है कि वही क्वेश्चन पूछता है। अब ऐसा क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछेगा कि उस तरह का क्वेश्चन आपको बनाने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जो कि RS अग्रवाल से भी रहेगा और NCERT बुक से भी रहेगा, ठीक है। अगर टफ आप क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो वहाँ पर आपको फिर प्रॉब्लम होगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 13। देखिए दो अक्षों के प्रति छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, यानी कि जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद है 14 है। इसमें लिखा हुआ है वाई अक्ष से, तो यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। कहाँ से, तो वाई अक्ष से कितना दूर है, तो 5 यूनिट दूर है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 5 यूनिट है, ठीक है।
5 ये होता है x और ये होता है y, तो y से कितना दूर है 5, और x अक्ष पर एक बिंदु P है और ये जो बिंदु है वही P है, ठीक है, जो कि x अक्ष पर है। तो P का निर्देशांक क्या होगा, तो किस पर है, x पर है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा, P का निर्देशांक हो जाएगा 5,0 और 5,0 किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि साइन ए का वैल्यू कितना दिया, तो साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया है, तो साइन का ही उल्टा तो होता है कोसेक, तो इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 4/3, 4/3 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो सेक का क्या हो जाएगा, तो सेक का हो जाएगा 1/cos A प्लस 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा साइन ए बटा में कोस ए, और इधर जैसे लिखा हुआ उसको ऐसे छोड़ दीजिए, 1 - साइन ए लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम ले तो हो जाएगा कोस ए, तो ऊपर में हो जाएगा 1 + साइन ए, और इधर है 1 - साइन ए, तो देख लीजिए फॉर्मूला बन रहा है a + b × a - b, तो हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि a के जगह पर कौन है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, नीचे क्या है, नीचे हो जाएगा कोस ए। अब ऊपर में देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है, तो वहाँ से ये आपको पता होगा कि इसको इतना लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तभी तो कहें कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस होगा, राइट। चलिए क्योंकि a + b × a - b इक्वल टू होता है a² - b², तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ से हम अगर साइन को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या रख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पर रख देंगे कोस स्क्वायर थीटा के जगह पर ए है और नीचे है कोस ए, तो कट जाएगा, स्क्वायर और कोस कट जाएगा, तो एगो कोस बचेगा, ठीक है, तो एगो कोस बचेगा, तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 17। देखिए 17 में क्या लिखा हुआ है, आपसे ए का पूछ रहा है कि ए एंगल कितना होगा, तो बताइए कि 10 कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 18। देखिए 18 में लिखा हुआ है, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, यानी कि ऐसा ये है, ठीक है, इसकी ऊंचाई और इसकी छाया, यही छाया बनेगा और इसकी ऊंचाई क्या है, दोनों बराबर है, तो आपको उन्नयन कोण बनाना है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं पर बनता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका एच है तो इसका भी एच होगा, ठीक है, और हमें थीटा बताना है, तो ये दोनों का रिलेशन किसका होता है, tan थीटा का होता है, तो tan थीटा h/h, h खत्म हो गया तो क्या हो गया 1, और tan 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 45 का होता है, तो 45 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए लिखा हुआ अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, अर्धवृत्त का जो कोण है, ठीक है, इस तरह का जो बनता है अर्धवृत्त का कोण वो कितने का होता है, तो 90 डिग्री का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे है, ये तो आपका 9th वाला सवाल था। देखिए इसमें लिखा हुआ है, यदि दो वृत्तों के केंद्रों की मध्य दूरी उनकी त्रिज्या के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल है और इनका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, तो इनके रेडियस का जब सम करेंगे तो उसके बराबर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितने टेंजेंट मिल जाएगा स्पर्श रेखा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 1, ऐसे भी तो होगा, ठीक है 3, तो टोटल 3 मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यहाँ पर सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 21 में देखिए वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएँ आपस में क्या होते हैं, तो वृत्त के ये जो सेंटर है, ठीक है, ये सर्कल है, यहाँ पर केंद्र है, ठीक है, यहाँ से समदूरस्थ जीवाएँ, ठीक है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जितने भी
जीवाएँ हैं, ठीक है, ये सब क्या हो गए, सब के सब बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है 2 गोले का आयतन का अनुपात दिया हुआ इतना। 2 गोले का आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो आपको पता है कि गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है 2 गोला है ना, तो एक और गोला ले लेते हैं 4/3 पाई आर, इसमें बड़ा आर ले लेते हैं, ठीक है, क्यूब। कितना हो जाएगा 8/27। अब ये 4/3 और 4/3 और पाई सब कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा क्यूब है, तो ये भी तो किसी का क्यूब है, 8 है 2 का क्यूब, 27 है 3 का क्यूब, तो क्यूब कैंसिल हो जाए तो आर बटा में बड़ा आर 2 बटा मिल जाएगा 3, ठीक है। ये तो हमें रेडियस रेशियो में मिल गया। अब क्या बोला है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है कि स्फीयर का क्या होता है, तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो नीचे भी हो जाएगा 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर है तो आर का वैल्यू इसमें क्या आया था, छोटा आर का 2 आया था, तो 2 का हो जाएगा 4 और बड़ा आर का आया था 3 का हो जाएगा 9, यानी कि 4:9। 4:9 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। और आपका जो आंसर दिया हुआ है, आपका जो आंसर दिया उसमें ऑप्शन ए बताया है, जबकि अभी आपको सॉल्व करके दिखाएं कि ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, तो इसमें ये था मिस्टेक, इसको आप सुधार लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 23। किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, गोले का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र इसका नहीं होता है। फिर भी लिखा हुआ है तो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, तो अभी आपको बताएं कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू कितना दिया हो, तो 144 पाई दिया हुआ है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, और 4 से जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल होगा, तो 4 × 12 हो जाएगा 24, 6, 36 बार में कैंसिल होगा। तो आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर कितना 6, तो ऑप्शन नंबर 6 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 24, इसमें देखिए लिखा है एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है। चित आने, एक सिक्का को उछालते हैं तो उसमें 2 ही होता है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अब हेड की बात करेगा तो भी 1/2, और नहीं तो टेल की बात करेगा तो भी 1/2। 50-50% चांस है दोनों आने की, ठीक है। तो 1/2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, बी मार दीजिए, ठीक। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर है 25। इसमें निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो निश्चित घटना की, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होता है 1, ठीक है। तो और अनिश्चित का क्या होता है, अनिश्चित का होता है 0। तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए इसके बाद है 26 है। 26 में देखिए एक पासा को, मतलब लीडो गोटी को उछाला जाता है तो सम आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए तो पासा को 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर है, 3 गो इसमें इवन नंबर है और 3 गो इसमें ऑड नंबर है। तो यहाँ भी 50-50 चांस है, यानी कि 1/2 ऑड नंबर का है और 1/2 इवन नंबर का। अब क्या पूछ रहा है, तो इवन नंबर यानी सम संख्या, तो 1/2 मार दीजिए ऑप्शन नंबर ए 1/2, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 27 क्वेश्चन नंबर है। इसमें देखिए लिखा हुआ कि ये सब दिया हुआ है 3 टर्म में, ये सब एपी में है, तो x का वैल्यू आपको बताना है। तो आपको पता है कि अगर 3 टर्म हमें दिया हुआ है A2 A3 और A1 A2 और A3 दिया हुआ है, ऐसे अगर दिया हुआ तो क्या करते हैं, कैसे पता करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है, तो क्या करते हैं कि A2 - A1 = D और A3 - A2, यहाँ भी D आना चाहिए, तब ना कहेंगे कि एपी में है, यानी कि दूसरा में से पहला को घटाने पर इक्वल आना चाहिए किससे, तीसरा में से दूसरा को घटाने पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो इसको इससे घटाएंगे 3x - x + 2 किसके बराबर आना चाहिए, तो ये आना चाहिए 4x + 1 - 3x, इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से जब माइनस इंटर हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ से 2x हो जाएगा -2 और यहाँ से हो जाएगा x + 1। अब इसको ऐड कर देंगे
तो मतलब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 3 आएगा। तो x बराबर 3 किस ऑप्शन में है, x बराबर 3 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस यहाँ पर आपके लिए हम ये भी बताएंगे कि इससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग को दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है माध्य इसका कितना दिया, तो माध्य इसका दिया हुआ 10 दिया हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन क्लास 11th में भी पूछता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सभी को ऐड करना है, 6, 8, 9, x और फिर किसको 13 को। ठीक है, कई गो टोटल है, तो टोटल है 5। कितना माध्य दिया हुआ है 10। ठीक है, अब 5 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 50 हो जाएगा। तो 50 हो गया और सभी को सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, सभी को आप जोड़िएगा, तो जोड़ते हैं तो 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, 23 और 13 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो 23 और 13 36 हो जाएगा। तो 50 में से 36 चला जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ना इधर रहेगा, 36 प्लस x आ जाएगा और इक्वल टू इधर 50। तो उधर करेंगे तो घटबे ना करेगा, तो इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो आएगा 14। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से सही। तो ये सी हो गया करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें बहुलक पूछ रहा है, इंग्लिश में मोड कहते हैं इसको। तो जो ज़्यादा बार आया है वही बहुलक होता है। तो 2 यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार आया है, तो 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 बहुलक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 30 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसकी माध्यिका बताने यानी कि मीडियन बताना है। तो मीडियन बताना है तो टोटल गिनिए तो कै गो है, तो टोटल गिन रहे तो टोटल 7 गो, यानी कि 7 क्या है ऑड नंबर है। तो इसको आप अरेंज कीजिए तो सबसे छोटा कौन है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 15 है। फिर इसके बाद क्या कीजिए कि दोनों तरफ इक्वल बांटिए, 3 इधर बांट दीजिए, 3 उधर बांट दीजिए, बीच में कौन बचा 10, तो 10 हो गया आपका माध्यिका। राइट, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। ठीक है, चलिए अब आपको लिए चलते हैं सब्जेक्टिव के तरफ। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर ये जो आपका 2 नंबर वाला है और 3 नंबर वाला इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे, और 5 नंबर वाला अगर आप कमेंट कीजिएगा तो जल्द ही आप तक सॉल्यूशन करके और आप तक पहुँचा देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए लिखा हुआ है, इसमें संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किस विधि से, तो अभाज्य यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा। तो आपको क्या पता है कि 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3। ठीक है, 20 का क्या हो जाएगा, तो 20 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 होगा। ठीक है, चलिए यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए HCF क्या होता है, तो HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, तो ये सिर्फ 2 मिल रहा है। ठीक है, 2 मिल रहा है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, और LCM क्या होता है, तो LCM इसका निकालिएगा जो आपको हाईएस्ट कॉमन मिल रहा है, मतलब कि जिसका पावर ज़्यादा है। ठीक है, जैसे 2 के पावर 2 है तो ये वाला एक लिख देंगे, और बाकी जो कॉमन नहीं मिला उसको भी आपको लिखना है, 3 और 5। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 4, 4 3 जे 12 और 12 3 जे 12 5 जे कितना हो जाएगा 60। तो इसका LCM आएगा 60 और HCF आएगा 2। ठीक है, इसका आपको आंसर भी हम दिखाएंगे, सॉल्यूशन किए हुए हैं उसमें। यहाँ पर अब ये तो आपको समझा दिए, अब इसका आप आंसर भी दिखाएंगे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में देखिए लिखा हुआ है द्विघात समीकरण, इसका आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, तो शून्यक निकालना है तो इसको कैसे लिखिएगा, देखिएगा शून्यक निकालना है तो हो जाएगा x² - 7x + 12, ऐसे है। तो क्या इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, x² माइनस इसको 3x - 4x + 12। राइट, ऐसे लिख सकते हैं। हमें शून्यक निकालना है ना, तो इक्वल टू 0 मान लेंगे। चलिए अब यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो जब कॉमन लीजिएगा तो आपको मिलेगा x - 3 और फिर क्या मिलेगा x - 4, और यहाँ से
x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो x का वैल्यू मिलेगा एक 3 मिलेगा और एक मिलेगा 4, तो यही आपका है शून्य। ठीक है, इसका आप कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा प्रॉपर हम अभी बताएंगे, दिखाएंगे, कैलकुलेशन किए हुए हैं। ठीक है, फिलहाल अभी ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो ये था इसका आंसर 0, 3 और 4। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका है 33। देखिए 33 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 33 में है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से है। ठीक है, इसका मान लेते हैं कि इसका कितना है x है, तो इसका कितना है 3x √3x है। ठीक है, तो √3x है, यहाँ पर x √3 है ऐसा। ठीक है, तो आपको थीटा बताना है कि क्या होगा। तो आपको बताएं कि इसका रिलेशन और इसका रिलेशन 10 का होता है, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर x बाई x √3। x हो गया कैंसिल, क्या मिला 1/√3। अब बताइए 10 कितने डिग्री का वैल्यू है, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू है, तो ऑप्शन 30 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा। ठीक का सॉल्यूशन है 6 का गुणनखंड, इसके बाद 20 का गुणनखंड, इस तरह से हम लोग HCF और LCM निकाले थे। ठीक है, इसके बाद आपका ये है 32 का, ये रहा 32 का। इस तरह से ब्रेक करेंगे इसको और लास्ट में सॉल्व करेंगे, और इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में भी लिखिएगा। ठीक है, ताकि एक भी नंबर ना कटे। चलिए इसके बाद है, क्योंकि लैंग्वेज के साथ लिखिएगा दोस्तों, तो एक हाफ मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए आप हाफ मार्क्स भी न कटने दें, इसलिए लैंग्वेज के साथ लिखें। देखिए यहाँ भी वही लिखा हुआ, माना स्तंभ की ऊंचाई x है, x मान लिए, तो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा x √3 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि स्तंभ की ऊंचाई का ये √3 गुना है ये। ठीक है, छाया, तो वही यहाँ पर लिख दिया गया। उसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया गया है, और यहाँ से एंगल कितना आ गया, एंगल 30 डिग्री आ गया। राइट, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 34 है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, उसके बाद आंसर पर आते हैं। राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर है 34 में लिखा हुआ है AP का पहला पद 2 है, मतलब AP का पहला पद कितना 2 है, और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर है 3। ठीक है, तो आपको निकालना है A8, तो A8 को कैसे लिखते हैं, A + 7D। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। A का वैल्यू कितना है 2 है, और D का वैल्यू कितना है 3 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 21 और 2 हो जाएगा 23, तो A8 कितना आ गया 23, ये हो गया आपका आंसर। राइट, चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 35। ठीक है, 35 क्वेश्चन नंबर है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है, यानी कि रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। राइट, और इसी रेडियस को मोड़ करके बनाया गया है एक स्क्वायर शेप का। अब स्क्वायर में सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और यही रेडियस है, तो ये जो लेंथ है ये तो पेरीमीटर का काम करेगा। यानी कि जो एरिया होता है, जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, क्या होता है पेरीमीटर, तो होता है 4A। ठीक है, 4A होता है, और यही पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, तो साइड इसका कितना हो जाएगा, तो ये 28 और 4 कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। तो भुजा की लंबाई पूछा था, तो भुजा की लंबाई कितना आ गया 7 आ गया। चलिए आप इसको कैसे, 35 का, ये रहा 35 का आंसर, रेडियस दिया था, परिमाप रेडियस के ही बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला लगा करके और इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 7। राइट, तो ये था 35 का। अब इसके बाद है नेक्स्ट आपका 36। क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि R एक बिंदु है जो कि बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। यानी कि इस तरह से यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, और बीचों बीच R है, जो कि यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आपको y का वैल्यू बताने कि y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये रहा इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर दिया हुआ है। तो बताइए कि अगर इक्वल पार्ट में बांट रहा है तो रेशियो 1:1 हो जाता है, और जब रेशियो इक्वल होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x बराबर होता है x1 + x2/2 होता है। तो अगर यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें तो हमें तो x से नहीं मतलब है, यहाँ तो हमें y से मतलब है, तो इसीलिए y का फॉर्मूला लेते हैं। तो y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y1 + y2/2 होता है। रख दीजिए, y1 कितना है, तो y1 है 5, ये यहाँ देखिए y1 हो गया, और ये हो गया y2 + y कितना 2। अब y कितना है, तो यही आपका y है। ठीक है, तो y कितना है 6 है,
अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, राइट। तो ये इसका हो गया आंसर। डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर आप निकाले हो तो आपको y बराबर जो मिलेगा 2 आंसर मिलेगा, एक 5 भी मिलेगा और एक 7 भी मिलेगा, तो वो भी सही है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 37। तो ये 37 का आंसर रहा। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है 37। तो 37 का क्वेश्चन देख लीजिए। यदि प्रकाश की ऊंचाई मतलब सूर्य की जो ऊंचाई है वो इतना डिग्री है, इतना डिग्री पर वो झुका हुआ है, उनसे बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई दिया हुआ 20 मीटर है, और तब स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। यानी कि इस तरह से दिया हुआ है आपको, ये छाया की लंबाई है 20 मीटर है और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री है, तो आपको ये ऊंचाई बताना है। तो आपको पता है कि 1060 डिग्री बराबर हो जाएगा ये ऊंचाई, मान लीजिए x, तो x बटा में हो जाएगा कितना दिया 20 दिया हुआ है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। और 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, और 20 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसका आपको आंसर दिखाते हैं कि कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। तो ये है 37 का। मान लीजिए कि स्तंभ की ऊंचाई x है या h है, जो आप मानिए, ठीक है। फिर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और ये रहा आपका x बराबर आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका है 38 में लिखा हुआ यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना दिया हुआ है तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ से एक आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तब निकालेगा जब इसका साइड पता हो, ठीक है। तो इसके साइड पता करने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो पहले आप बताइए कि विकर्ण की जो लंबाई दिया हुआ है, विकर्ण का जो लंबाई दिया हुआ है उसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ से याद रखिएगा कि d बराबर d फॉर डायगोनल विकर्ण a√3 होता है, ठीक है। विकर्ण कितना दिया हुआ है तो 6√3 इक्वल टू a√3, और ये √3 से √3 हो गया कैंसिल, तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर आ गया 6, और a बराबर 6 आ गया तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, तो होता है 6a², और जब एक जगह पर रखिएगा 6 तो 6 का स्क्वायर, यानी कि हमें 6 का क्यूब चाहिए। 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, ठीक है। तो 216 इसका आंसर हो जाएगा। आइए आपको आंसर दिखाते हैं कि आंसर इसका क्या। देखिए तो 38 का ये रहा इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर देख लीजिए ये रहा फॉर्मूला, और ये कैंसिल हो गया, a का वैल्यू आ गया इतना। अब a का वैल्यू आ गया 6, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 39। तो अपरिमेय संख्या उसको आपको दिखाना था, तो हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या, और आप जैसे रिवीजन क्यों वैसे कर लीजिएगा। तो यहाँ से a/2, क्योंकि परिमेय संख्या है तो परिमेय को ऐसे लिखा जा सकता है a/b, जहाँ पर a और b अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब अभाज्य संख्या तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए, इस तरह से लिखेंगे, अब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ऐसा आएगा। अब यहाँ से ये कंडीशन लिखेंगे कि 2a² को भाग करेगा, डिविजिबल है, तो यहाँ 2 भी a को विभाजित करेगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद फिर लेट कर लेंगे a बराबर 2c, जहाँ c कोई पूर्णांक है, तो a का मान फिर से यहाँ पर रख देंगे, तो a का मान रखेंगे तो कुछ हो जाएगा 4c²। यहाँ से ये पता चलता है कि b² बराबर 2c² आ गया, तो 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। तो अब देखिए 2 तो कॉमन मिल गया दोनों में, a में भी विभाजित हो रहा था और b में भी डिवाइड हो रहा था, लेकिन हम बोल चुके थे कि ये क्या है, ये है प्राइम नंबर, यानी कि इसका कॉमन नंबर सिर्फ एक ही होना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसके अलावा तो 2 भी आ गया, तो जो हम कथन माने थे, लेट किए थे, वो होता है गलत, यानी कि विरोधाभास हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर a और b अभाज्य संख्या है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मेरे द्वारा माना गया कथन गलत है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ठीक है। सेक्शन सी का 3 नंबर के ये ऐसा वाला आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में आपको क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालना, तो देखिए यहीं पर आपको सोल्यूशन बता दे रहे हैं। बताइए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो कोसेक उसी का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, राइट। चलिए फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा
3/4 हो जाएगा इक्वल टू दिया हुआ है 10। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8 उधर जाएगा तो घटेगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। और ये इधर है, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो जो डिवाइड वाला है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में और जो मल्टीप्लाई वाला वो हो जाएगा डिवाइड में। तो आ गया ये x का वैल्यू। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 8/3, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन, ठीक है। अभी आंसर की तरफ चलेंगे तो आपको दिखा देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 41। तो 41 क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें बोल रहा है कि ये वाला जो टर्म है क्या इसमें कहीं पर हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, और उसको सॉल्व भी करना है, ठीक। सॉल्यूशन यहाँ पर एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ और जो हमें बताना था कि वो है कि नहीं, तो उसको मान लेते कि वो लास्ट टर्म दिया हुआ है और ए का वैल्यू 11 हो गया यहाँ से और डी का वैल्यू हो गया -3। अब यहाँ फार्मूला पता है तो फार्मूला पर रख देंगे और फार्मूला पर रखने के बाद ये इधर है प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -161। और ये इधर है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर कैंसिल तो नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, जबकि n फ्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है। n इंटीजर नंबर है और इंटीजर नंबर यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो यानी कि ये जो वैल्यू दिया हुआ ये इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो लिख देंगे कि नहीं है, एपी का कोई ऐसा पद नहीं है। हो गया बस आंसर, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 देखिए, 42 का सोल्यूशन यही आपको बता देते हैं। एक थैला में 3 लाल है, ठीक है। तो 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, तो कुल गेंद कितना हो गया, तो लिखिएगा लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है, काली गेंद की संख्या है 5 है, कुल गेंद कितना हो गया 8 हो गया। किसकी प्रायिकता निकालना है, लाल गेंद की निकालना है, तो यहाँ पर लिखे P और ब्रैकेट में लिखिएगा जिसका निकालना उसको लिखिएगा, और लाल गेंद की संख्या कितनी है 3 है, तो 3/8 इसका आंसर हो गया, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका 43 है। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक दिया हुआ है और x और y का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए और चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन 43 का। वर्ग अंतराल जो दिया हुआ था उसको लिख लें, आवृत्ति जो दिया हुआ था उसको लिख लें, आवृत्ति f फ्रीक्वेंसी यही है, और संचय बारंबारता को सेव करते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, तो फर्स्ट वाला को तो ऐसे उतार देते हैं, फिर इसको इस तरह से जोड़िएगा और यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। यानी कि इस तरह से आपका साइन बनेगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ लिखेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इससे जोड़ेंगे यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से करते करते बना दिए। अब आपको पता है कि इसका जो सम करते हैं, सभी को सम करते हैं, उसको यहाँ पर लिखते हैं, और ये वाला जो आता है ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। नहीं पता है तो याद रखें, ये दोनों होता है इक्वल। अब ये दोनों इक्वल है तो इसको आप सॉल्व करेंगे ये दोनों को, तो 45 इधर प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15, तो इसको मान लिए 1। माध्यक कितना दिया हुआ, 28.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो माध्यक 28.5 बताइए कि इसमें से कहाँ लाई करेगा, इसमें 28.5 कहाँ पर लाई करेगा, तो इसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, तो इसके सामने वाला हो जाएगा f हो गया 20, ठीक है, f हो गया 20, और इसके सामने इसके जस्ट नीचे वाला ये जो हुआ ये हो गया आपका CF, ठीक है। तो ये हो गया CF, और L कौन हो जाएगा, तो L हो जाएगा आपका, L जो होगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ है, तो माध्यक दिया हुआ था, वर्ग अंतराल हम लोग ढूंढ लिए 20 से 30 है, ठीक है। और L कितना हो जाएगा, तो L तो हो जाएगा 20, ठीक है। निम्न सीमा होती है L, हाइट मतलब h कितना का डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस है, और f कितना हो गया, f हो गया आपका 20 कैसे ले लिए, क्योंकि ये जो है इसी के सामने ये तो f है, ठीक है। चलिए, और CF कहाँ है, तो CF आपका 5 + x है, राइट। अब फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए और वैल्यू आपको बैठा देना है, तो वैल्यू बैठा दिए सभी का, देखिए सभी का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 8.5 आएगा, राइट। और यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए तो नीचे बचेगा 2, और ये 2 को जब इधर भेजेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको जब ऊपर में सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 - x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 10, और 16 और 1 हो जाएगा 17, और ये वाला इधर है प्लस में, इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो उधर बचेगा -x, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका, यानी कि -x बराबर जो आपका आंसर आएगा
वो हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 8, ठीक है, -8 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू समीकरण 1 में बैठा दीजिए, x का वैल्यू समीकरण 1 में बैठाएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 44। इसमें देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इस तरह का है, ठीक है, ऐसा है, एंगल दिया हुआ कितना है 30 डिग्री है। और क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार का पाद यानी कि फुट पॉइंट, ये इसका डिस्टेंस कितना है 30 मीटर है। तो आपको इसका हाइट बताना है, तो आप आराम से निकाल लीजिए। पता है कि 10-30 डिग्री बराबर हो जाएगा, हाइट को मान लीजिए h बटा में हो जाएगा नीचे 30, और इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, तो इसका हो जाएगा 1/√3, और 30 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में बराबर h। और 30 को हम लिख सकते हैं, 30 को कैसे लिख सकते हैं, तो 30 को लिख सकते हैं 3 × 10 बटा में √3 बराबर h। यहाँ से √3 और एगो यहाँ से इसमें 2 को √3 छिपा हुआ है तो कट जाएगा, एगो तो बचेगा 10√3, तो यही हो गया h का वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 45। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45, और इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखाते हैं कि कैसा है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन आप पढ़ लिए, 45 का ये रहा आंसर। अगर आप चाहे तो इसका भी आंसर देख सकते हैं 44 का, ये रहा 44 का आंसर, यहाँ से सब लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है, 44 का। चलिए इसके बाद ये रहा आपका 45 का। तो 45 में फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, तो ये कुछ ऐसा इस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, ये है क्यूबॉइड शेप का नहीं, ये क्यूब शेप का है, ठीक है, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड नहीं, क्यूब शेप का है, जिसका सभी साइड क्या होता है इक्वल होता है, तो ऐसा है। और इस पर रखा गया हेमीस्फीयर रखा गया, आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, हेमीस्फीयर रखा गया। तो हेमीस्फीयर रखेंगे तो कोना कोना तो नहीं ना ढकेगा, ठीक है, वो अपना गोल सर्कल बनाएगा, कॉर्नर तो नहीं ढकेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि पहले तो इसका आप व्यास बताइए, यानी कि डायमीटर बताइए। तो डायमीटर सबसे बड़ा जो होगा, ठीक है, डायमीटर बताना है, तो इसका सभी साइड तो 7 का ही है, इसलिए इसका जो व्यास हो जाएगा वो 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस हम निकाल लेंगे। और पूछा था एक यहीं पर आपका हो गया है, डायमीटर एक पूछा था और एक पूछा था ठोस के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब बताइएगा कि फिगर में समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको इस पर हम रखे हैं तो कॉर्नर पार्ट बच जाएगा। आपको पता है कि इसका हेमीस्फीयर का यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 2πr², राइट। और ये क्यूब का क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6a²। लेकिन ये टोटल नहीं है, क्योंकि एक पर तो हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर एक पर कब्जा जमा हुआ है, तो 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है। और एक जो a² बचा है, ये टोटल a² नहीं है, इसमें से क्या करेंगे, तो इसमें से πr² घटा देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हेमीस्फीयर है वो सर्कल शेप का नीचे एरिया कवर कर रहा होगा, ठीक है, तो इसीलिए इसको घटा देंगे। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, वही चीज़ लिखे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, तो इसको सॉल्व कर दिए, तो सॉल्व करेंगे तो πa² बचेगा, और ये यहाँ पर a² और ये 5a², ये हो गया 6a², ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर कुछ आपका इतना आएगा, राइट। तो ये था आपका आंसर। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट 46 में इस तरह से और पैरेललोग्राम दिया हुआ है और सभी का पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट दिया और इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है, x और y का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को इक्वल पार्ट पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यानी इसका मतलब है कि ये जो O है वो मध्य बिंदु का काम कर रहा है, और मध्य बिंदु का काम कर रहा है तो आराम से यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर आपको दिखाते हैं। ये इसका आंसर है 46 का। तो यहाँ पर फिगर में सभी लिखा हुआ, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करता है, और तो समद्विभाजित करता है, तो यहाँ तो इसका रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया, इक्वल हो जाता है रेशियो, तो डायरेक्ट उसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि x यानी कि x2, ये आपको फॉर्मूला पता है कि x2 + x1 y होता है 2, x = 2, ठीक है, और y = क्या होता है y2 + y1/2, तो वही यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है।
तो 2 विकर्ण है, तो इसलिए यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई। अब एक्स एक्स के साथ इक्वल होगा और वाई वाई के साथ इक्वल होगा, राइट। तो वही इक्वेट किए हैं, इक्वेट यहाँ पर किया गया है। तो 2 और 2 हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा 7 जोड़ेंगे तो, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6, और यहाँ भी 2 2 खत्म, तो 5 इधर जाएगा तो 8 में से घट जाएगा, तो y बराबर कितना जाएगा 3। तो ये था इसका सॉल्यूशन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका जो है वो 47 है, सेक्शन डी है, जो कि 5 नंबर का है, और इसमें आपको 4 ही क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉरी दोस्तों, इसको तो हम सॉल्व नहीं किए हैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो जल्द आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। और ये सब क्वेश्चन आपको, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये जो दिया हुआ ये नहीं आएगा। बस आपको ये इतना बताए कि इस तरह का मॉडल सेट आपका आया हुआ, इस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, राइट। तो ये सब इसीलिए सॉल्यूशन इसका हम भी नहीं किए हैं, राइट। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या क्या है। ये हो गया 48 और ये हो गया 49, ठीक है, ये हो गया 49 और ये आपका 50 और ये आपका 51 और ये आपका 52, ठीक है। तो टोटल 52 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो है 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 नहीं 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन को कंपलसरी है कि 4 को बनाना है, ठीक है। तो वहाँ पर क्वेश्चन, अगर आपको इसका 5 नंबर वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आप तक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये था दोस्तों मैथ का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो मेहनत किए हैं इसके लिए तो आप एक लाइक कर ही सकते हैं। और इसी तरह से आपको हम क्लास 11th 12th NDA CDS का भी क्वेश्चन पेपर बताते रहेंगे। तो चैनल से ज़रूर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।